कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थॉर्नडाइक का सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह मनोविज्ञान का एक फाउंडेशनल टॉपिक है ना, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाना ही अधिगम है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जी, और उनके अनुसार सीखना मतलब अधिगम क्या है? सीखना बस एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस और एक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक मजबूत रिश्ता, एक बॉन्ड या कनेक्शन बनने की प्रक्रिया है। जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती देखकर ब्रेक लगाना। तो लाल बत्ती उद्दीपक हुई और ब्रेक लगाना अनुक्रिया। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बना वही सीखना है। बहुत सरल। इसीलिए उन्होंने इसे संबंधवाद या संयोजनवाद मतलब कनेक्शनिज्म का नाम दिया। हाँ, क्योंकि ये सिद्धांत संबंध या कनेक्शन पर ही आधारित है। तो इसका सबसे प्रसिद्ध नाम संबंधवाद है। इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि सीखने वाला सही काम करने से पहले कई बार कोशिश करता है, प्रयास करता है, और गलतियां मतलब त्रुटि करता है, और फिर धीरे धीरे सीखता है। इसे SR थ्योरी या टाइप S सिद्धांत भी कहा जाता है। हाँ, S का मतलब स्टिमुलस उद्दीपक और R का मतलब रिस्पॉन्स अनुक्रिया, इसलिए SR थ्योरी। उनके अध्ययन एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में संकलित थे। जी, और परीक्षा के लिए ये किताब का नाम ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनिमल इंटेलिजेंस। उनके सारे विचार इसी किताब में मिलते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्लियों पर किए। हाँ, उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर था, जिसे उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था। इस प्रयोग से थॉर्नडाइक एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचे। जी, दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष। पहला तो ये कि अधिगम के लिए आवश्यक है कि बिल्ली भूखी हो, मतलब एक आवश्यकता हो। सही। और दूसरा, बिल्ली के पास भोजन उपलब्ध हो, मतलब एक लक्ष्य हो। तो इस प्रयोग से दो बातें सामने आईं। एक तो सीखने के लिए कोई आवश्यकता या ड्राइव होनी चाहिए, जैसे बिल्ली का भूखा होना। और दूसरी, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य या इनाम होना चाहिए, जैसे बाहर रखा हुआ भोजन। ठीक है। तो इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बनाए। हाँ, उन्होंने सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौण नियम। प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। बिल्कुल। मुख्य नियम 3 हैं और गौण नियम 5 हैं। हम पहले मुख्य नियमों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला मुख्य नियम है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। किसी भी व्यक्ति को कोई भी संप्रत्यय तभी सिखाया जा सकता है जब वो स्वयं सीखने के लिए तैयार है। अर्थात सीखने के लिए तैयारी, जिज्ञासा, इच्छाएं आवश्यक हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है सीखने वाले की सीखने की इच्छा। अगर कोई मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है, उत्सुक है, तभी उसे सिखाया जा सकता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये उदाहरण इस नियम को सबसे अच्छे से समझाता है। आप छात्र को क्लास में बिठा सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी, वो सीखेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मुख्य नियम पर, अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य शक्तिशाली संबंध बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उचित अभ्यास पर बल दिया जाए। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को बार बार करने से यानी अभ्यास करने से वो जो SR कनेक्शन है वो मजबूत होता है। जी, और इसके भी 2 उपनियम होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। हाँ, पहले उपयोग का नियम। सीखे गए संप्रत्यय को बार बार उपयोग करने से संबंध की शक्ति बढ़ती है। मतलब जब हम सीखी हुई चीज का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें और अच्छे से याद हो जाती है। और दूसरा है अनुपयोग का नियम। सीखा गया संप्रत्यय यदि उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो संबंध की शक्ति कम हो जाती है। तो अगर हम सीखी हुई चीज का अभ्यास छोड़ दें तो हम उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं, कनेक्शन कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। हाँ, संतोष का नियम। और वो इसलिए क्योंकि यह सीखने के परिणाम या प्रभाव से जुड़ा है। इस नियम का मानना है
कि जिस कार्य का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो उसे बार बार दोहराता है और शीघ्रता से सीखता है। मतलब अगर किसी काम को करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, संतोष मिलता है या कोई इनाम मिलता है, तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं। और जल्दी सीखते हैं। जैसे अच्छा जवाब देने पर टीचर की शाबाशी मिलना। बिल्कुल। और ये आरपीसी के लिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? इसी नियम को आधार बनाकर स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अच्छा, तो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के इसी प्रभाव के नियम पर आधारित है। जी हाँ, और थॉर्नडाइक का मानना है कि सीखने के समय दंड का प्रयोग कम से कम किया जाए। क्योंकि बुरे प्रभाव से सीखना कमजोर होता है, इसीलिए थॉर्नडाइक सजा या दंड के प्रयोग को सही नहीं मानते थे। सही कहा। तो ये थे 3 मुख्य नियम। अब हम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 5 गौण या सहायक नियमों को समझेंगे। जी, चलिए। तो पहला गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सही अनुक्रिया तक पहुंचने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलत अनुक्रियाएं करता है और धीरे धीरे सीखता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा, ये तो बिल्ली वाले प्रयोग जैसा ही है। मतलब जब हमारे सामने कोई नई समस्या आती है तो हम एक ही बार में सही हल नहीं निकाल पाते। हाँ, कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मतलब बहु अनुक्रिया करते हैं, गलतियां करते हैं और अंत में सही तरीके तक पहुंचते हैं। ये नियम प्रयास व त्रुटि, चयन व संबंधन से जुड़ा है। ये नियम अभ्यास के नियम का आधार है। हाँ, ये नियम सीधे सीधे प्रयास और त्रुटि से जुड़ा है और अभ्यास के नियम का आधार भी यही है। ठीक है। दूसरा नियम है मानसिक अनुशासन का नियम या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की मनोदशा अनुकूल हो। उचित मनोदशा से ही तत्परता आती है। तो इसका मतलब है सीखने के प्रति हमारा नजरिया या एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम जल्दी सीखेंगे। बिल्कुल, एक अच्छी मनोदशा से ही सीखने की वो तत्परता आती है, रेडीनेस। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति संपूर्ण स्थिति नहीं अपितु एक अंश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी हम किसी बड़ी समस्या को एक साथ हल नहीं करते, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में, अंशों में तोड़कर एक एक हिस्से पर ध्यान देते हैं। जी, और इस नियम को गेस्टॉल्टवाद के पूर्ण से अंश विचार के विरोध में देखा जा सकता है। हाँ, ये पॉइंट याद रखने वाला है। गेस्टॉल्टवादी कहते हैं कि हम चीजों को पहले पूरा देखते हैं, फिर हिस्सों में, जबकि थॉर्नडाइक इसका उल्टा कह रहे हैं। सही। चौथा गौण नियम है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया करते समय व्यक्ति पूर्व की समान अनुक्रिया को दोहराता है। इस नियम का आधार व्यक्ति का पूर्व ज्ञान और अनुभव है। तो जब हम किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो हम अपने पुराने अनुभवों को याद करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्थिति किसी पुरानी स्थिति से मिलती जुलती है, सादृश्यता है। हाँ, और अगर है तो हम वही तरीका अपनाते हैं जो पहले काम आया था। इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं और थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम अंतरण का समरूप तत्वों का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। जी, इसके 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, आत्मीकरण का नियम और इसी पर अधिगम अंतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत आधारित है। और 5वां और आखिरी गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। पूर्व एवं नवीन परिस्थितियों में साहचर्य समानता ही साहचर्य परिवर्तन है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, उसे किसी भी ऐसे उद्दीपक से जोड़ा जा सकता है जिसके प्रति वो संवेदनशील हो। थॉर्नडाइक ने इसके लिए स्टैंड अप प्रयोग किया। हाँ, उन्होंने इसे समझाने के लिए एक स्टैंड अप प्रयोग किया था। यह पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के समानांतर है। बिल्कुल, ये नियम काफी हद तक पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जैसा ही है। ये तुलना भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज हमने जो पढ़ा उसे जल्दी से दोहराते हैं। जी, एक क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले जनक। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। सिद्धांत है संबंधवाद या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। मुख्य नियम कितने हैं? 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। और गौण नियम? 5, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, सादृश्यता और साहचर्य परिवर्तन का नियम। शानदार। उम्मीद है आपको थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।